हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज हम वापस बात करेंगे आपकी प्रश्नावली ठीक है 1.2 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमने पिछले वाले वीडियो में 7 तक क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, वो नहीं देखे वीडियो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर ज़रूर विजिट करिएगा। तो मैंने बताया था आपको पिछले वाले क्वेश्चन जब कराया था इसके अगले वाला 5th में, तो मैंने बताया कि कोई भी ऐसे क्वेश्चन आए उसमें आपको रटना नहीं, उसको एक एक क्वेश्चन को पहले समझो। ठीक है, क्वेश्चन को समझो। तो इसमें ये भी क्वेश्चन समझने लायक है। ठीक है, पहले क्या कह रखा है कि व्याख्या कीजिए कि आपको करना है कि ये संख्या दे रखी है और ये संख्या दे रखी है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। आपको व्याख्या करनी कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्या दे रखी है लेकिन आपको व्याख्या करनी है ऐसी भाज्य संख्याएं क्यों है। तो हम पहले पढ़ेंगे कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती है, पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा, एक तो भाज्य संख्या, ठीक है, और एक बताऊंगा अभाज्य। ठीक है, ये छोटी क्लास में हमने पढ़ कर आए हैं लेकिन मैं वापस बता दूंगा इसका एक बार। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, रिवीजन नहीं होता तो भूल जाते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ये तो भूलते हैं यार, कोई भूल जाता है। ठीक है, हम भी जब छोटी क्लास में थे और 10th क्लास में आए थे हम भी भूल गए थे, धीरे धीरे वापस सर ने याद दिलाया तो याद आ गया था। ठीक है, तो ऐसे ही अब इसको हम भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, हम वापस याद कर लेते हैं इसको। ठीक है, भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है मैं सीधा सिंपल सा बता देता हूँ। ठीक है, इसकी परिभाषा पहले मैं बता देता हूँ। अभाज्य का अर्थ होता है जो अपनी मतलब अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पे ना आना। ठीक है, एक तो सीधी ये परिभाषा। ठीक है, या ऐसे कहें ऐसी संख्या जिनका अधिकतम गुणनखंड 2 हो। ठीक है, जिसमें मतलब 2 गुणनखंड में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बता देता हूँ इसमें पहले कैसे। ठीक है, देखो अभाज्य क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और का भाग ना जाए, किसी और का भाग ना जाए। ठीक है, ऐसी संख्या है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और का भाग ना जाए। एक तो ये सिंपल सी परिभाषा याद रख, एक दूसरी और याद रखना, जैसे और में मैं और लिखा देता हूँ। ठीक है, एक याद रखना कि जिसके गुणनखंड 2 के मतलब अधिकतम गुणनखंड 2 ही हो सकते हैं। ठीक है, जिनके गुणनखंड 2 से अधिक नहीं हो। ठीक है, जिनके गुणनखंड 2 से अधिक नहीं हो। जैसे मैं एग्जांपल लेकर अभी समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बात की यहाँ पर कितने की, 13 की। ठीक है, 13 का हमारी कौन सी अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या में देखो इसके गुणनखंड करूंगा मैं। ठीक है, तो गुणनखंड करना है इसका मतलब तोड़ना। जैसे मैं 1 × 13, ठीक है, इसका गुणनखंड करूंगा तो एक तो 13 1 में टूटेगा और एक 13 में टूटेगा। ठीक है, क्योंकि 13 में किसी और संख्या का भाग जाता ही नहीं, सिर्फ किसका जाता है, या तो 1 का जाता है या स्वयं खुद का जाता है। तो ये ऊपर वाली परिभाषा याद रखो। देखो ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और का भाग न जाए। देखो 1 का भाग जा रहा है और स्वयं का जा रहा है, और इसके अलावा किसी और संख्या का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगी, आपकी अभाज्य। अब ऐसे ही भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या में क्या होता है, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा उल्टी हो जाएगी। ठीक है, मैंने लिखने की जरूरत नहीं, मैं सीधे एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने दे दिया है 12। ठीक है, मैंने ये लिख दिया 12, तो सीधे ही समझो इस 12 को। ठीक है, तो ये देखो इसमें 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, और किसका जा रहा है, 6 का जा रहा है, और 12 स्वयं का। कितनी संख्या को भाग जा रहे हैं, देखो 1 का भी जाता है पूरा पूरा, 2 का भी पूरा पूरा भाग जाता है, 3 ये 3 है। ठीक है, भाग जाने का यहाँ मतलब है पूरा पूरा भाग जाना, ऐसे नहीं, ऐसे 13 में और का भी 2 का भी भाग चला जाएगा लेकिन उसमें शेष बच जाएगा। ठीक है, 2 का 6 बार चला जाएगा लेकिन शेष पर कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। तो इसका मतलब है पूरा पूरा भाग जाना। ठीक है, उस संख्या में पूरा पूरा भाग जाना, जिसका शेष पर क्या बचो, 0। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 का पूरा पूरा भाग जाता है, 2 का भी पूरा जाता है, 3 का भी जाता है। ठीक है, 4 3 12 होता है, ऐसे 4 का जाता है, ऐसे 6 का पूरा जाता है, और 12 स्वयं का जाता है। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने गुणनखंड हो गए, 6। तो दो परिभाषा इसकी भी बनेगी, जैसे ऐसी संख्याएं जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाए उसे कहते हैं भाज्य। या दूसरी शब्दों में कहें कि जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 संख्याओं से अधिक हो। इसमें देखो सिर्फ 2 संख्याएं हैं गुणनखंड, 1 और 13। एक तो एक हमेशा सबके लिए गुणनखंड सेम होगी, और एक वो सेम ही संख्या गुणनखंड में होगी जो भाज्य संख्या होगी उसमें। ठीक है, जैसे मैं और बात करूँ 17 हो गया। ठीक है, और मैं बात करूँ जैसे आपका 7 हो गया, 5 हो गया, ये क्या है आपकी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सॉरी।
और आपका 23 हो गया, 29 हो गया। अब इसमें देखो 23, 29, इसमें किसी और संख्या का भाग जाता है? नहीं जाता है, इसमें एक आ जाएगा, स्वयं खुद का ही जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या कौन सी होगी? अभाज्य संख्या। और इसके गुणनखंड कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। और इसमें जैसे भाज्य में तो और लिख सकते हो आप, 10 हो गई। 10 में किस किस का जाता है? 2 का जाता है, 1 का जाता है, और किसका? 5 का जाता है, और 10 स्वयं का जाता है। तो कितने हो गए गुणनखंड? 4 हो गए। ऐसे मैं बात करूँ भाज्य संख्या की कितनी, जैसे यहाँ ले लिया मैंने 15, ठीक है। 15 में देखो 3 का भाग जाता है, ठीक है, 5 का जाता है, 15 स्वयं का जाता है ना, तो 3 हो गए गुणनखंड इसके। तो ऐसे, और एक का तो जाता ही है, ठीक है, एक का सब में जाता है, ठीक है। तो बस आप समझ गए भाज्य और अभाज्य क्या होते हैं। अब हम करते हैं आपका क्वेश्चन ये सॉल्व, ठीक है। तो देखो व्याख्या कीजिए, आपको व्याख्या करनी कि ये एक संख्या दे रखी, क्या क्या, कि 17 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो आपको ये बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। तो हमने पढ़ा ये वाला फॉर्मूला, ये वाली परिभाषा अपनाएंगे, जिनके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो वो भाज्य संख्या होती है। इसमें देखो गुणनखंड 2 से अधिक है या नहीं, ठीक है। तो देखो मैं इसमें देखो यहाँ 13 आ रहा है, यहाँ प्लस में 13 आ रहा है, और बाकी वाले गुणा मारे, ठीक है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखनी, जो प्लस में 2 संख्या दे रखी है, एक तो प्लस में इधर दे रखी है, जो ये गुणा में भी साथ में, और एक प्लस में इधर दे रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें से हम क्या ले सकते हैं? कॉमन, क्योंकि यहाँ 13 है और यहाँ भी 13 है, तो मैं कॉमन ले लूँ। कॉमन क्या लें? एक उभयनिष्ठ संख्या को बाहर लेना। तो मैं यहाँ इन दोनों में ये कॉमन है, तो इसको मैंने 13 को बाहर ले लिया, तो अंदर लिखूंगा 17 इंटू 11, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा? 1, और 1 को गुणा करोगे सेम ही आएगा ये संख्या, और प्लस में बच गया 1, ठीक है। तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 को वापस गुणा करोगे तो यही आने वाला, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 1 का गुणा तो। और इसकी जगह मैंने लिख दिया यहाँ 1, ठीक है। तो क्योंकि 13 को मैंने बाहर ले लिया, अब 13 को मैं वापस अंदर गुणा करूंगा तो ये 13 1 इधर आ जाएगा, और प्लस की साइड इधर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए ना आप? तो ये अब देखो 13 इंटू, ठीक है, कोष्टक बार में या तो इंटू लगा दो या कोष्टक लगा दो, एक ही है, ठीक है। अब ये इनको गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 77 प्लस 1। अब 13 इंटू ये अब जाएगा आपका 78, हो गए। अब हमने पहले ही बता रखा है, इसको मैं वापस क्या करूँगा? गुणनखंड करूँगा, तो ये इसके टूट जाएंगे ऐसे। अब देखो इसके गुणनखंड मैं कर सकता हूँ, देखो कैसे। 13 तो एक इसका गुणनखंड हो गया, एक ऐसे आप गुणनखंड करना हो तो ऐसे कर दे करो, ठीक है। ये एक जैसे 78 पे 2 में इसका गया कितनी बार? 3 दूनी 6, और 18 39, और फिर 39 में 13 का और गया कितनी बार? 3 बार, ठीक है। सीधा यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो, 3 का यहाँ गया 13 बार, फिर 13 में 13 का ही जाएगा ये बार। तो इसके और आगे देख 13 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 2, ये देखो कितने गुणनखंड बन गए, देखो इसी एक संख्या के, ठीक है। अब इसको वापस गुणा करोगे, वापस इस गुणनखंड करोगे तो ये संख्या आने वाली। इसका मतलब इसके गुणनखंड 2 संख्याओं से क्या है? अधिक है। तो इसका मतलब ये क्या है? आपकी भाज्य संख्या है। तो आप व्याख्या में लिख सकते हैं कि इसके गुणनखंड, इसके गुणनखंड 2 से अधिक है, तो ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। समझ में आ गए? लिख दिए ये, ठीक है। ये थोड़ा रफली आप लिख लेना, ठीक है। इसके गुणनखंड 2 से अधिक है, तो ये क्या है? आपकी भाज्य संख्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका ये वाली सेकंड वाली, पहले क्या था हमने कर लिया, ये सेकंड में और देख के इसका भी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम है, ठीक है। जो संख्या देखो यहाँ प्लस के इस साइड दे रखी है और प्लस के एक इस साइड दे रखी है, उनको आपको क्या लेना है? कॉमन। तो अब देखो यहाँ एक 5 और यहाँ भी 5, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ कॉमन 5, ठीक है। तो अंदर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 की जगह 1 बच गया, तो लिखने की जरूरत नहीं। अब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। जो इसको भी 5 को अंदर बाहर ले लिया, तो अब इसकी जगह बच गया 1, ठीक है। ये लिख दो। अब 5 गुणा में, अब इसको गुणा करके लिख दीजिए, या आप सीधे लिख सकते हो। ये देखो इसके सभी क्या है? गुणनखंड है। अब वापस गुणा करके इसको अंदर लिखोगे, ठीक है, और इसको एक को इधर जोड़ोगे तो ये इसका वापस भी क्या बनेगा? गुणनखंड। उस विधि से निकालेंगे तो वापस क्या आएगा? गुणनखंड आएगा। तो आप इधर सीधे लिख सकते हो यहाँ पर भी, ठीक है। क्या लिख सकते हो कि सीधे ही लिख देना है यहाँ पर, इतना करके तो आंसर आपको पूरे नंबर मिल जाएगा कि ये इनके 2 से अधिक गुणनखंड, ठीक है। इस संख्या के ऐसे लिख देना, इस संख्या के गुणनखंड 2 से
अधिक हैं, अतः ये भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो मैंने पहले क्या बताया आपको, क्वेश्चन क्या करना, समझना है। ठीक है, क्वेश्चन समझने के बाद में आपको क्या करना है, भाज्य अभाज्य के बारे में मैंने बता दिया। फिर इसमें देखो, इसमें आपको जो कॉमन आ रही है उस संख्या को कॉमन ले लो, और जो अंदर बचता है तो वो क्या हुआ, फिर वापस उसका आप गुणनखंड करोगे। अभी हमने किया, ठीक है, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड किए, तो उसके गुणनखंड कुछ ना कुछ निकले ना। ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वो आपकी हमेशा कौन सी संख्या होती है, भाज्य संख्या। और जिसमें केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो याद होगा सैम और एक होगा एक। ठीक है, एक तो हमेशा होगा और एक होगा सैम, जो भी संख्या है वो होगी आपकी कौन सी, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करेंगे हम अगले वीडियो में। तो ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, अपने सहपाठी हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ सकें, जो वो आपको भी दुआएं देंगे कि ये वीडियो देखकर हमें भी कुछ सीखने को मिला। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।